हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमने यूट्यूब पे अभी एक PYQ सीरीज स्टार्ट की है, जेई अभ्यास सीरीज के नाम से, जिसमें हम आपके जितने भी जेईएन के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं। अपकमिंग एग्जाम में चाहे आपके पास SSC जेई हो, चाहे DDA जेई हो, चाहे झारखंड जेई हो, चाहे RSSB जेई हो, इन सारे जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं इनके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। सो गाइज, अगर हम बात करें लास्ट क्लास की कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करा था कि सर डिफॉर्मेशन की। तो हमने देखा था कि डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू द अप्लाइड लोड, ड्यू टू द एक्सियल लोड की वजह से मटेरियल में बार में क्या डिफॉर्मेशन मिल रहा है उसकी बात हमने करा था। तो हमने कल के क्लास में अपने तीन केस पे बात किया था कि पहला केस अपना क्या था कि प्रिज्मेटिक बार हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो प्रिज्मेटिक बार पे ड्यू टू द अप्लाइड लोड P की वजह से क्या डिफॉर्मेशन निकल के आता है, इसकी बात हमने कल के क्लास में किया था, पहला केस। और दूसरा केस ये था अपना कि स्टेप बार के केस में ड्यू टू अप्लाइड लोड P क्या डिफॉर्मेशन निकल के आता है उसकी बात किया था हमने स्टेप बार के केस में। उसके बाद तीसरा केस अपने पास था कि यूनिफॉर्मली वायरिंग क्रॉस सेक्शन के केस में डिफॉर्मेशन क्या निकल के आता है ड्यू टू द अप्लाइड लोड P अगर हम P अप्लाइड लोड वहां पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज देखा था कि सर वायरिंग क्रॉस सेक्शन में आपके पास दो केस निकल के आते थे। पहला केस क्या था, यूनिफॉर्मली टैपरिंग रेक्टेंगुलर बार के केस में हमने डिफ्लेक्शन देखा था। और दूसरा केस याद क्या था, यूनिफॉर्मली टेपरिंग रेक्टेंगुलर बार के केस में हमने फार्मूला देखा था। तो ये तीन केस की चर्चा हमने कल किया था, पहला प्रिज्मेटिक बार, दूसरा स्टेप बार, तीसरा क्या वायरिंग क्रॉस सेक्शन में दो पार्ट, पहला रेक्टेंगुलर और दूसरा पहला सर्कुलर और दूसरा रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये तो तीन केस हुआ था कल के क्लास में। चौथा केस हमने कल स्टार्ट किया था, क्या, डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ लोड की वजह से क्या डिफॉर्मेशन निकल के आएगा। तो आज के पूरे लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कोई एक बार होगा, उसकी सेल्फ लोड की वजह से मटेरियल में क्या डिफॉर्मेशन निकल के आता है और मटेरियल में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, इसकी बात हम करेंगे ड्यू टू द सेल्फ लोड। ठीक है, तो ये आज का क्लास इसी पे आज का क्लास रहने वाला पूरा। आज जितने भी क्वेश्चन है सब के सब या तो डिफॉर्मेशन पे होंगे या तो स्ट्रेन एनर्जी पे होंगे, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अपने पास क्या है। तो पहला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड मटेरियल डेंसिटी रो। आपको क्या दिया हुआ है, बार का लेंथ दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और मटेरियल डेंसिटी दिया हुआ है। सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, और ये कैसे बार है, बार को सस्पेंड किया गया वर्टिकली फ्रॉम वन एंड से एंड एक्सियल इलांगेशन ऑफ द बार। आपको बताना है क्यों बार में क्या डिफॉर्मेशन, एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कोई लोड अप्लाइड नहीं है और बार को वर्टिकली हैंग किया जा रहा है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर यहाँ पे कोई लोड अप्लाई नहीं है और बार को वर्टिकली हैंग किया जा रहा है, इसका मतलब हमको बताना एक्सियल डिफॉर्मेशन ड्यू टू सेल्फ लोड। या तो आपको सिंपल मेंशन होगा ड्यू टू सेल्फ लोड, या तो आपको कुछ इस तरीके से फ्रेमिंग होगी क्वेश्चन की, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि आपको जो डिफॉर्मेशन बताना है वो केवल किसकी वजह से बताना है, ड्यू टू सेल्फ लोड की वजह से बताना है। तो अगर हम बात करें कि सर ड्यू टू सेल्फ लोड एक्सियल डिफॉर्मेशन कितना निकल के आता है, तो अपने पास अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिफॉर्मेशन निकल के आएगा, अलग अलग केस में अलग अलग डिफॉर्मेशन निकल के आएगा। ठीक है, मैं बता दूं तो ठीक है, तो हम यहाँ पे दो केस कंसीडर करेंगे। ठीक है, अपने पास दो केस बनेगा। हम बात करेंगे क्या, देखना हमने क्या बोला था कि सर हम यहाँ पे तीन केस कर चुके थे, चौथा केस हम यहाँ पे कर रहे थे। केस 4 क्या था, डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ लोड। ठीक है, हमने बात किया था डिफॉर्मेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ लोड की वजह से मटेरियल में क्या डिफॉर्मेशन होगा, इसकी बात हमको करना है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहला काम ये करते हैं कि सर हम एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं। ठीक है, हम एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं, एज्यूम करते हैं कि इसका जो
हम ये अज्यूम करते हैं इसका जो वेट होगा वो W मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका जो स्पेसिफिक वेट होगा उसको हम गामा कंसिडर करेंगे, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो लेंथ है इसका, ये लेंथ अपने पास L है, ठीक है। इसका वेट W है, इसका वेट डेंसिटी क्या, स्पेसिफिक वेट कितना है, गामा है, ठीक है। अब एक बात बता दो कि इसका ड्यू टू सेल्फ लोड की वजह से इस बार में डिफॉर्मेशन कितना देखने को मिलेगा। तो कल हमने एक काम किया था कि सर हम एक काम क्या किए थे कि इसमें हम क्या किए थे कि हम ये मानते सर अपने पास डिफॉर्मेशन कितना निकल के आता है, जो डिफॉर्मेशन डेल्टा होता है ये कितना होता है, डेल्टा होता है कितना, px dx अपॉन ए, ठीक है। हमने क्या देखा था सर, एक्सियल बार के केस में ड्यू टू द एक्सियल लोडिंग के केस में आपका जो डिफॉर्मेशन निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, px dx अपॉन ए। यहां से हमने px की वैल्यू पुट कर दिया था, px कितना था, px क्या था, px आपके पास कितना है, ये w क्या है, गामा इंटू वी, वॉल्यूम कितना जाएगा गामा। और हमने एक चीज़ देखा था अगर wx निकालना है तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में ये चीज़ बताया भी था कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर आपको डिफॉर्मेशन निकालना है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप इस एंड से x डिस्टेंस पे जाओ और dx का एक स्ट्रिप कट करो और इस स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन बता दो किसकी वजह से, ड्यू टू दिस लोड, इसके नीचे जितना भी लोड अप्लाई हो रहा है उस लोड की वजह से इस स्ट्रिप का डिफॉर्मेशन बता दो। तो हमने क्या किया था px dx अपॉन ए बता दो कितना, डेल्टा एक्स के लिए। और डेल्टा एक्स के लिए यहाँ पे px कितना आ जाएगा, wx आ जाएगा गामा इंटू वी, और v की वैल्यू कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक चीज बताया था कि आप यहाँ पुट कर दोगे px की वैल्यू तो डेल्टा एक्स कितना निकल के आ जाएगा। और ये डिस्कशन कल हो चुका था, ठीक है, ये डिस्कशन कल हो चुका था सर। यहाँ से जो फार्मूला निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा सर, गामा कॉमन हो जाएगा, और ए से कैंसिल है, गामा अपॉन ई, और ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पर 0 से एल कर दोगे कितना जाएगा, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2ई, ठीक है, डेल्टा एक्स क्यू ले जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आया कि सर ड्यू टू सेल्फ लोड की वजह से कितना डिफॉर्मेशन निकल के आता है, ये निकल के आता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2ई। तो अगर मैं सीधे फार्मूले पे जाऊँ, सर फार्मूला कितना होता है, ये हमने कल इसका डिस्कशन, ये सारी बातें हमने कल पढ़ भी चुके थे, इसका डिस्कशन कल हो चुका था। अब हम सीधे फार्मूले पर अगर हम आते हैं कि सर फार्मूला क्या निकल के आएगा कि यहाँ से जो डेल्टा निकल के आता है ड्यू टू सेल्फ लोड, ये कितना निकल के आता है, ये जो डेल्टा निकल के आता है ये आता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2ई, ठीक है। ये जो डेल्टा निकल के आता है कितना निकल के आता है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2ई, ठीक है। और अगर हम इसको W के टर्म में मेंशन करें, किसके टर्म में, W के टर्म में, तो हमको पता है W कितना होता है, W होता है कितना, गामा इंटू वी। इसका मतलब गामा कितना हो जाएगा, W अपॉन वी, और वी कितना रख दोगे, W अपॉन ए इंटू एल, ठीक है। अगर हम गामा की वैल्यू पुट करें कितना, W अपॉन ए इंटू एल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट करोगे जो डेल्टा निकल गएगा वो कितना निकल गया, ये भी कल हो चुका था, ये जो डेल्टा निकल गएगा ये कितना निकल गएगा, डेल्टा निकल के आएगा डब्ल्यू एल अपॉन 2a। ये तो दो केस हमने कल डिस्कस कर लिया था। पहला ये था कि गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, और दूसरा ये था क्या कि डब्ल्यू एल अपॉन 2a। ये तो बात हो गया डिफॉर्मेशन का, और डिफॉर्मेशन ड्यू टू किसके वजह से, सेल्फ लोड की वजह से। और ये केस किसके लिए था, ये था किसके लिए, ये केस था, ये दोनों फार्मूला किसके लिए था, ये अगर देखोगे दोनों फार्मूला रेक्टेंगुलर बार के लिए था। कौन सा बार था आपके पास, तो ये दोनों फार्मूला चाहिए हो और चाहिए हो, ये किसके लिए, रेक्टेंगुलर बार। और मोर स्पेसिफिक बोलो तो प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर बार। आपके पास ये प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर बार के लिए ये फार्मूला निकल के आता है ड्यू टू सेल्फ लोड कितना डिफॉर्मेशन। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, या तो आप डेल्टा के टर्म में डब्ल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट करो डब्ल्यू एल अपॉन 2e। ये तो बात हो गया डिफॉर्मेशन का, ठीक है, ये तो बात हो गया डिफॉर्मेशन का। तो प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर बार के लिए वैल्यू ये निकल के आता है। अगर हम बात करें सर आपके पास रेक्टेंगुलर नहीं, आपके पास कौन सा बार है, कॉनिकल बार है, तो वो केस बी मैं बोल दूं किसके लिए,
कोनिकल के बार के केस में, और किसकी वजह से, ड्यू टू सेल्फ लोड। सेल्फ लोड की वजह से कोनिकल बार के केस में क्या डिफॉर्मेशन निकल के आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था रेक्टेंगुलर के केस में डेल्टा कितना था, गामा एल स्क्वायर अपन 2ई। तो यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन निकल के आएगा ये 1/3 होता है डिफॉर्मेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेल्फ लोड। जो सेल्फ लोड की वजह से डिफॉर्मेशन निकल के आता है रेक्टेंगुलर बार में, उसका 1/3 वैल्यू निकल के आता है किसमें, कोनिकल बार के केस में। तो हम यहाँ पे सिंपल बोलेंगे कि सर सीधे फार्मूला लिख दो, क्योंकि हमसे एग्जाम में सीधे फार्मूला पूछा जाएगा या फार्मूले पे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे वहाँ पे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। तो आप बता दो ये कितना होता है, 1/3 इंटू डेल्टा ऑफ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के केस में जितना डेल्टा निकाले थे उसका 1/3 कर दो। तो रेक्टेंगुलर केस में कितना था, 1/3 इंटू गामा एल स्क्वायर अपन 2ई। ठीक है, ये आ जाएगा गामा एल स्क्वायर अपन 6ई। तो इसको हम अलग से नहीं याद रखेंगे, इसमें बस हम एक चीज़ याद रखेंगे, ये याद रखेंगे कि सर किसका, रेक्टेंगुलर का 1/3 होता है। अब देखना एक बात, गलती कहाँ पे होता है, गलती यहाँ पे नहीं होता है कि 1/3 होता है। 1/3 किसका, आपके पास दो फार्मूला था, एक ये फार्मूला था गामा एल स्क्वायर अपन 2ई, और आपके पास देखोगे तो एक और फार्मूला था, क्या, डेल्टा का एक और फार्मूला था वहाँ पे रेक्टेंगुलर बार के केस में। रेक्टेंगुलर बार के केस में डेल्टा का एक फार्मूला था कितना, WL/2A। गलती से इस फार्मूले में 1/3 मत कर देना, गलती से इस फार्मूले में, ये अगर रेक्टेंगुलर के लिए मैं बोलूं, ये किसके लिए, रेक्टेंगुलर के लिए, गलती से इस फार्मूले में ये कोनिकल बार का है तो गामा एल स्क्वायर अपन 6ई किसका 1/3 होता है। इसमें 1/3 गलती से मत करना। क्यों नहीं करना, देखो यहाँ पे अगर आप 1/3 करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। कैसे होगा देखना, अब अगर हम बात बोलें कि सर ये गामा एल स्क्वायर अपन 6ई है, ठीक है, ये गामा एल स्क्वायर अपन 6ई, अगर यहाँ पे गामा की वैल्यू पुट करो तो कितना, W/V, कितना, W/V, और V कितना होगा कोनिकल के केस में। अगर मेरे पास कोनिकल बार है, कौन सा बार है, जो अपने पास बार है वो कोनिकल बार है। ठीक है, आपके पास ये जो बार है वो कोनिकल बार की बात चल रही है। अगर ये कोनिकल बार है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये आपके पास कोनिकल बार है तो इसका एरिया कितना होगा, आप एरिया बता दो। अगर इसका क्रॉस सेक्शन ए है, इसका क्रॉस सेक्शन कितना है, अगर ये क्रॉस सेक्शन ए है, आप ये ए मैक्स बोल दो। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ए मैक्स बोल दो, और अगर इसका लेंथ एल है, लेंथ कितना, अगर इसका लेंथ एल है, तो यहाँ से जो V निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा AL/3। V कितना निकल के आएगा, V निकल के आएगा AL/3। अब अगर आप यहाँ पे V की वैल्यू कितना, गामा की जगह आप कितना W/AL/3 पुट कर दो तो 3W/AL हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये पुट करोगे इसमें डेल्टा C की वैल्यू में, तो ये कितना आएगा, गामा की जगह पुट करो 3W/AL, ठीक है, इंटू L स्क्वायर अपॉन कितना 6C। तो आप ये देखोगे कि ये वैल्यू कितना आएगा, डेल्टा C कितना आएगा, WL/2AE। ठीक है, अब आपको यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए कि सर अगर हम W के टर्म में फार्मूला बताएं, अगर आप W के टर्म में फार्मूला देखोगे, चाहे वो केमिकल बार, चाहे वो कोनिकल बार हो और चाहे वो रेक्टेंगुलर बार हो, दोनों केस में कितना निकल के आता है, डेल्टा C कितना आएगा, डेल्टा कोनिकल में कितना आएगा, ये WL/2AE। और ए को ए मैक्स अगर हम बोल दें यहाँ पे, ये एरिया अगर इसको हम ए मैक्स बोलें, तो अब आप ए मैक्स यहाँ पुट करोगे अपॉन इंटू ई करोगे, ये आएगा डेल्टा C की वैल्यू। तो आप कोनिकल में आपके पास दो फार्मूला, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6E। ठीक है, तो आप एक बात समझना, 1/3 किस में करना है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E में करना है, ना कि इसमें करना है। ये यहाँ पे सेम होगा WL/2A मैक्स इंटू ई। ठीक है, तो ये फार्मूला निकल के आता है कोनिकल बार के केस में किसका, डिफॉर्मेशन का। ठीक है, एक बार ढंग से देख लो इसको कि सर डेल्टा कोनिकल बार के केस में डिफॉर्मेशन कितना निकल के आता है। ठीक है, ये तो बात हुआ डिफॉर्मेशन का। अब हम बात करेंगे कि सर इसी टाइम पे आप हमको बता दो कि सर सेल्फ स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड, उसमें क्या वेरिएशन होगा। तो हम बताएंगे कि सर स्ट्रेन एनर्जी
ड्यू टू सेल्फ लोड। ठीक है, तो सेल्फ लोड की वजह से दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो आप डिफॉर्मेशन पूछा जाएगा आपसे, या तो आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेन एनर्जी पूछा जाएगा। ठीक है, अब उसमें भी आपके पास दो और केस बनते हैं, एक तो रेक्टेंगुलर बार का पूछा जाएगा, दूसरा कोनिकल बार का पूछा जाएगा। उसी तरीके से स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड, इसमें भी दो केस बनेंगे, या तो आपसे रेक्टेंगुलर केस के पूछा जाएगा, या तो आपसे पूछा जाएगा किसके लिए, कोनिकल बार के लिए पूछा जाएगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा रेक्टेंगुलर बार का। तो अगर हम इसमें भी केस 1 लें, सर केस 1 क्या होगा, रेक्टेंगुलर बार। तो आपको बताना स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड किसमें, रेक्टेंगुलर बार के केस में। ठीक है, तो इसकी भी चर्चा हमने कल पिछले क्लास में कर लिया था कि सर अगर मान लो कि आपके पास कोई रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है, आपके पास कोई रेक्टेंगुलर बार है, यहाँ पे भी सेम काम वही करना था जो काम आप डिफॉर्मेशन निकालने के लिए किए थे, वही सेम काम आपको यहाँ करना है कि सर इसका वेट W मान लो, स्पेसिफिक वेट गामा मान लो और लेंथ L मान लो। ठीक है, अब हमको पता है कि सर क्या होता है, स्ट्रेन एनर्जी कितना होता है ड्यू टू एक्सियल लोड, स्ट्रेन एनर्जी होता है ड्यू टू एक्सियल लोड कितना, Px उसका dx अपॉन 2a। अब इसमें Px के लिए क्या करोगे, आप स्ट्रिप फिर से कट करोगे, आप एक स्ट्रिप कट करो कितना, x डिस्टेंस पे, आप फ्री एंड से x डिस्टेंस पे आओ, एक स्ट्रिप कट करो। ठीक है, और इस स्ट्रिप का जो लेंथ मान लो dx मान लो, इस स्ट्रिप का लेंथ dx मान लो। तो इस dx लेंथ में आपने डिफॉर्मेशन अभी चेक किया था, किसकी वजह से, कि इसके नीचे टोटल कितना लोड लग रहा है। अब क्या काम करना है, आपको स्ट्रेन एनर्जी बताना है ड्यू टू सेल्फ लोड। हम क्या करेंगे, वापस एक स्ट्रिप कट करेंगे और हम ये चेक कर लेंगे कि इस स्ट्रिप के नीचे जितने लोड है या जितना बार बच रहा है, उसकी वजह से उसका जो सेल्फ लोड है, उसकी वजह से इस स्ट्रिप dx में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो रहा है, आप ये बता दो। अब फिर उस dx को क्या कर दो, उसको क्या कर दो, उसको वापस से क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो L = 0 से लेके L = L तक। तो आप ये बता दो, आपको Px बताना था, Px कितना जाएगा, यहाँ से आप Px बता दो कितना जाएगा। Px मतलब क्या, इसका वेट, यहाँ पे जो वेट लग रहा है, सिंपल सा बात है, इसका वेट बता दो कितना होगा, और ये वेट कितना होगा, गामा बता दो, स्पेसिफिक वेट इनटू वॉल्यूम बता दो, इतने बार के इतने पार्ट का वॉल्यूम बता दो। तो बार के इतने पार्ट का एरिया तो सेम है, चेंज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लेंथ। तो इतने पार्ट का एरिया A लिख दो वॉल्यूम के लिए, और ये लेंथ x लिख दो। तो ये जो Px आएगा, उसके लिए कितना आएगा, गामा इंटू A इंटू x। अब इस Px को यहाँ पर पुट कर दो, इंटीग्रेट करो 0 से L = 0 से लेके L = L तक। वहाँ से आपको सीधे स्ट्रेन एनर्जी पता चल जाएगा, किसकी वजह से, ड्यू टू सेल्फ लोड। तो रेक्टेंगुलर बार के केस में मैंने लास्ट क्लास में इसको इंटीग्रेट किया था। आप देखोगे कितना निकल के आएगा डेल्टा की वैल्यू, ये डेल्टा कितना निकल गया था, ये निकल गया था गामा स्क्वायर AL3/6e। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसको रटोगे कैसे, याद कैसे रखना है। अभी तो एक बार ये हो गया कि सर ये डेल्टा की वैल्यू इतना निकल के आती है, ठीक है, गामा स्क्वायर AL3/6e, और किसके केस में, रेक्टेंगुलर बार के केस में। तो आपसे ये पूछा जाए कि सर रेक्टेंगुलर बार में ड्यू टू सेल्फ लोड मटेरियल में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा, तो वो होगा गामा स्क्वायर AL3/6e। ठीक है, ये तो पहला फार्मूला हो गया। अब सर एक काम करो, ये तो गामा के टर्म में हो गया। अब हमको बता दो बार के टोटल वेट के टर्म में डिफॉर्मेशन, मतलब W के टर्म में आप हमको डिफॉर्मेशन बता दो, कुछ नहीं करना है। अब गामा के टर्म में अगर याद है तो सर W के टर्म में कितना होगा, गामा इक्वल टू पुट करो कितना, W/V, और V कितना जाएगा, W/A इंटू L। सिंपल बात है, गामा इक्वल टू W/V और कितना कर दो, W/A इंटू L। ये कर दोगे गामा की वैल्यू। अगर आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो जो डेल्टा निकल के आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको याद कैसे रखना है, बट अभी के लिए देखो जो डेल्टा निकल के आएगा, सर ये डेल्टा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा कितना, W/L/6AE। कुछ नहीं करना है, अब गामा को पुट कर दो W/AL। तो आपको स्ट्रेन एनर्जी इन रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेल्फ लोड दो फार्मूला निकल के आएगा, एक तो गामा के टर्म में और एक तो W के टर्म में। तो सबसे पहले आपको तो ये पता चलना चाहिए कि सर सेल्फ लोड में हमेशा दो फार्मूला निकल के आएगा, चाहे वो डिफॉर्मेशन बताओ चाहे वो स्ट्रेन एनर्जी बताओ। डिफॉर्मेशन में भी एक बार गामा के टर्म में और एक बार किसके टर्म में,
W के टर्म में, गामा के टर्म में डिफॉर्मेशन रेक्टेंगुलर बार में गामा L स्क्वायर अपॉन 2E और डिफॉर्मेशन W के टर्म में रेक्टेंगुलर बार में WL अपॉन 2AE। ठीक है, अब हम आते हैं स्ट्रेन एनर्जी किसमें, रेक्टेंगुलर बार में। तो गामा के टर्म में गामा स्क्वायर AL क्यूब अपॉन 6E और W के टर्म में W स्क्वायर L अपॉन 6AE। कैसे आया, कुछ नहीं करना था, स्ट्रेन एनर्जी होता है PX स्क्वायर DX अपॉन 2AE। आप PX की वैल्यू पुट करो, इंटीग्रेट करो कहाँ से, 0 से लेके L तक। आप 0 से लेके L तक इंटीग्रेट करो, जैसे ही आप 0 से लेके L तक इंटीग्रेट करोगे आपको ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। PX की आप कितना पुट करो, गामा इंटू A इंटू एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये तो बात हुआ सर रेक्टेंगुलर बार के केस में। कोनिकल बार के केस में आप बता दो कितना होगा। तो दूसरा केस मैं लेता हूं सर कोनिकल बार। कि कोनिकल बार के केस में आप डिफॉर्मेशन बताओ किसकी वजह से, ड्यू टू सेल्फ लोड। डिफॉर्मेशन तो हो चुका है, आपको पता ना स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड। ठीक है, डिफॉर्मेशन आपने क्या देखा था कि सर 1/3 कर दो किसके, रेक्टेंगुलर बार के डिफॉर्मेशन को। अब किस वाले फार्मूला को, गामा L स्क्वायर अपॉन 2E का 1/3 होगा, मतलब कितना जाएगा, गामा L स्क्वायर अपॉन 6E। अगर W के टर्म में देखोगे तो W के टर्म में दोनों फार्मूला सेम होता है, कितना, WL अपॉन 2AE। ठीक है, ये सारे फार्मूले आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं करना आपको कि ये गामा W और L, अगर ये लेंथ मैं L मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप बता दो इसमें स्ट्रेन एनर्जी कितना स्टोर होगा ड्यू टू सेल्फ लोड। तो सीधे पहले मैं फार्मूले पाता हूँ। ठीक है, तो जो स्ट्रेन एनर्जी निकलेगा कितना निकलेगा गामा के टर्म में, तो गामा के टर्म में निकलेगा गामा स्क्वायर AL क्यूब अपॉन 90E। देख लेना एक बार, गामा के टर्म में निकलेगा गामा स्क्वायर AL क्यूब अपॉन 90। रेक्टेंगुलर बार के केस में कितना निकल के आया था, तो रेक्टेंगुलर बार के केस में निकल के आया था गामा स्क्वायर AL क्यूब अपॉन 6E। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कैसे आया, वापिस आप यही काम करोगे कि यहाँ पे क्या करोगे, वही फार्मूला लगाओगे, PX स्क्वायर DX अपॉन 2AE, इसको 0 से L तक इंटीग्रेट करोगे। आप PX की वैल्यू पुट कर दो, PX वैल्यू कितना पड़ोगे, गामा इंटू वैल्यूम, यहाँ पे गामा इंटू, अगर यहाँ पे x डिस्टेंस पे आप स्ट्रिप कट करोगे तो इसका जो वैल्यूम होगा कितना होगा, AX अपॉन 3 आता है। इसका जो वैल्यूम होगा वो कितना आएगा, इतने पोर्शन का AX अपॉन 3 आएगा। A किसका एरिया, A इसका एरिया, ये एरिया A। ठीक है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दो, आप इस चीज को इंटीग्रेट कर दो AX अपॉन 3 को, वहां से ये फार्मूला निकल के आ जाएगा गामा स्क्वायर AL क्यूब अपॉन 90। अब अगर गामा की वैल्यू, मैंने बोला था सर गामा की वैल्यू पुट करो किसके टर्म में, W के टर्म में, तो W अपॉन V वॉल्यूम कितना आता है, कोनिकल बार के केस में जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, AL/3 आता है। ठीक है, AL/3, यहाँ से आप पुट करो 3W अपॉन AL। आप 3W अपॉन AL पुट कर दो किसमें, गामा की जगह पे, गामा के प्लेस में आप 3W अपॉन AL पुट कर दोगे, जो वैल्यू निकलेगा कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा स्ट्रेन एनर्जी W के टर्म में W स्क्वायर L अपॉन 10AE। आप पुट करके चेक कर लेना, आपको यही वैल्यू निकल के आएगी W के टर्म में। और ये सारे फार्मूले आपको टिप पे रटे होने चाहिए, एकदम बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला पूछेगा आपसे एग्जाम में। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक फार्मूला रटे होगे और वहाँ पे उसको कैलकुलेट कर रहे होगे, दूसरे फार्मूले में कन्वर्ट कर रहे होगे, या फिर ऐसे स्ट्रिप काट के आप स्ट्रेन एनर्जी निकालोगे। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। तो अगर इतना टाइम नहीं है तो क्या करना है सर, आपको सारे फार्मूले रटे होने चाहिए, बिल्कुल टिप पे होने चाहिए सारे फार्मूले। अब उसके लिए हम क्या करेंगे सर, आप ये बता दो, ये तो आपके पास कितने फार्मूले गए, डिफॉर्मेशन के अलग हो गए, कोनिकल बार के केस में अलग हो गया, रेक्टेंगुलर बार के केस में अलग हो गया, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला अलग हो गया। तो आप रटोगे कैसे, ये देख लो। रटने के लिए एक सिंपल फार्मूला रखो कि सर एक मेरे को कॉमन फार्मूला बता दो, और उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी सारे फार्मूलों को निकाल पाएँ। तो आप एक काम करो कि स्ट्रेन एनर्जी केस में आप ये बताओ कि स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड, सेल्फ लोड की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी है उसको एक ही फार्मूले से आप हमको रटवा दो। तो सर क्या बोलेंगे सर, आप एक फार्मूला रखो कि स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, 1/K इंटू W स्क्वायर L अपॉन AE। ठीक है, आप ये रख लो कि सर
स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपन ए, और उसमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 1 अपन के फैक्टर से। अब आप के की वैल्यू बता दो, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन में डिफरेंट के की वैल्यू निकल के आएगी। तो आप देखना के की वैल्यू क्या होगा, पहला केस, पहला क्या होगा आपके पास, पहला पॉइंट निकल के आएगा यहाँ से कि ये जो के की वैल्यू होगी, के इक्वल टू 2 होगा, किस केस में, किस केस में, प्रिज्मेटिक बार, किसका, स्ट्रेन एनर्जी इन प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू अप्लाइड लोड, ड्यू टू अप्लाइड लोड पी। जो सबसे बेसिक कंडीशन है कि आपके पास एक बार होगा, इस पे एक लोड पी अप्लाई हो रहा होगा, उस पी लोड के एप्लीकेशन की वजह से मटेरियल में कितना स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा। जो सबसे बेसिक वाला कंडीशन है वो ये निकल के आता है कि 1 डब्ल्यू स्क्वायर एल अपन 2a, ये सबको पता होता है। और यहाँ से के की वैल्यू 2 निकल के आएगी कब, जब प्रिज्मेटिक बार हो और ड्यू टू अप्लाइड लोड पी, अगर हम पी लोड अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा, इसी के की वैल्यू 6 होगी, किस केस में, रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू क्या, ड्यू टू सेल्फ लोड। सेल्फ लोड की वजह से जो रेक्टेंगुलर बार में स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगा उसके केस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब डब्ल्यू स्क्वायर एल अपन 6 से ही। और तीसरा केस आप याद रख लो, के की वैल्यू कितना, 10। इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, कौन सा बार, ये कोनिकल बार है, कोनिकल बार ड्यू टू सेल्फ लोड, ठीक है, सेल्फ लोड की वजह से, सेल्फ लोड की वजह से कोनिकल बार में जो स्ट्रेन एनर्जी निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपन 10a। ये तो 3 फार्मूले है किसके केस में, डब्ल्यू के टर्म में। अगर आपको गामा के टर्म में नहीं भी याद है तो आप एक काम कर लो सर, डब्ल्यू को कन्वर्ट कर लो ना, डब्ल्यू को कन्वर्ट कर लेना किस में, गामा इंटू वी से, और वी की वैल्यू कितना होगी, डब्ल्यू इंटू ए एल होगा, किसके केस में, ये होगा रेक्टेंगुलर केस में। और दूसरा अगर कोनिकल होगा तो डब्ल्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा इंटू वी, और वी की वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा इंटू ए एल बाई 3 हो जाएगा। आप ये कन्वर्जन कर लोगे तो आपको गामा के टर्म में वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है, सिंपल बात हुआ। आपसे दो, तो आपके सारे फार्मूले हो गए ड्यू टू सेल्फ लोड, कि सेल्फ लोड के वजह से डिफॉर्मेशन कितना होगा। और अच्छा, एक गलती आप यहाँ पे मत करना, एक गलती जो जनरली लोग करते हैं, एक सबसे बेसिक गलती हम यहाँ पे क्या करते हैं वो आप चेक कर लो, वो आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना, आप ये देख लो सर, आपको ये नहीं करना है कि हमने क्या बोला था सर, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, आपको क्या नहीं करना ये चेक करना कि सर हम बोले थे कि अगर किसी भी बार पे लोड पी अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे यू की स्ट्रेन एनर्जी कितना लिखते थे, स्ट्रेन एनर्जी यू लिखते थे कितना, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, और फिर डेल्टा की वैल्यू पुट करते कितने, कितना, डेल्टा की वैल्यू पुट करते रहते कितना, पी एल अपन ए। और यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी कितना निकल जाता था, पी स्क्वायर एल अपन 2a। ये कब था, ये था तब जब आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछा जा रहा था किसमें, प्रिज्मेटिक बार में, ड्यू टू अप्लाइड लोड पी, किसी प्रिज्मेटिक बार पे पी लोड अप्लाई हो रहा था और आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछा जा रहा था। आप क्या कर रहे थे, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा करते थे, और डेल्टा की वैल्यू पुट करते थे कितना, पी एल अपन ए, और यहाँ से स्ट्रेन एनर्जी निकल के आता था कितना, पी स्क्वायर एल अपन 2a। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो दिक्कत कोई नहीं, लेकिन दिक्कत कब आएगी, जब आप यही काम कर दोगे किसमें, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड। अगर सेल्फ लोड की वजह से स्ट्रेन एनर्जी इस तरीके से निकाल दोगे, मतलब क्या, मतलब ये कि सर आप एक काम ये मत कर देना कभी गलती से कि आप ये बोलो कि सर स्ट्रेन एनर्जी तो था हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, और हमको सेल्फ लोड की वजह से डिफॉर्मेशन पता है डेल्टा का कितना होता है, सेल्फ लोड की वजह से डेल्टा कितना होता है, तो ये होता है हाफ। अगर हम सेल्फ लोड को डब्ल्यू माने तो डब्ल्यू इंटू इसको कितना कर दो, डब्ल्यू एल अपन 2a। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर एल अपन 4a, ठीक है। हमने क्या किया सर, आप ये बता दो कि हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा कर दो, और सेल्फ लोड की वजह से हमको डिफॉर्मेशन डेल्टा पता होता है कितना, डब्ल्यू एल अपन 2a, डेल्टा का वैल्यू पुट कर दो, आपसे यू की वैल्यू निकल जाएगा कितना, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपन 4a। बट आप अभी इसी फार्मूले को हमने यहाँ पे क्या चेक किया था, ये वैल्यू कितना निकल के आया था कोनिकल बार के केस में, रेक्टेंगुलर बार के केस में,
कि सर रेक्टेंगुलर बार के केस में सेल्फ फ्लूइड की वजह से यहाँ पे के वैल्यू कितना पुट करोगे, 6 पुट करोगे। अगर के वैल्यू 6 पुट करोगे तो ये कितना निकल के आता है 1/6 W²L/A। इसका मतलब ये तो गलत है। क्यों गलत है आप चेक करना, ये गलत क्यों हो रहा है। ये अगर आप ये करते हो तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ड्यू टू सेल्फ लोड की वजह से अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है ये समझना। सर आप ये हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा अप्लाई क्यों कर पा रहे थे, ये मैं लगा ही क्यों पा रहा था। पहले आप ये समझो कि ये फार्मूला आता कहाँ से था, हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा फार्मूला आता कहाँ से था। तो आप अगर ये चीज़ देखोगे ना तो ये आता था यहाँ से कि आप क्या करते थे, आपको पता था कि लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व पी इंटू डेल्टा ये लीनियर कर्व होता था। कौन सा कर्व होता था, ड्यू टू अप्लाइड लोड पी की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता था। तो अगर हम लोड और डिफॉर्मेशन कर्व के बीच अगर हम कर्व ड्रा करते थे तो वो जो कर्व निकल के आता था वो लीनियर निकल के आता था। अगर वो लीनियर निकल के आता था तो हमको पता था कि पी वर्सेस डेल्टा, पी लोड वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का जो एरिया होता है, पी वर्सेस डिफॉर्मेशन कर्व का जो एरिया होता है वो निकाल के देता है हमको वर्क डन ड्यू टू द अप्लाइड लोड पी। और हमको ये पता था कि यही किसके बराबर होता था, ये बराबर होता था कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी बॉडी। तो यहाँ से ये एरिया निकालता था W, तो हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा। और ये W किसके बराबर होता था, ये W बराबर होता था स्ट्रेन एनर्जी के, ये W बराबर होता था स्ट्रेन एनर्जी के। ठीक है, बट आप ये बात समझे, जब सेल्फ लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन निकल के आता है, सेल्फ लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन निकल के आता है वो लीनियर डिफॉर्मेशन नहीं निकल के आता है। मतलब ये कर्व लीनियर नहीं रह पाता है। अगर ये कर्व लीनियर नहीं होके कुछ ऐसे होता है, ये कर्व लीनियर ना होके सेल्फ लोड की वजह से केस में ये कर्व कुछ ऐसे हो जाता है। अब सोचो अगर ये कर्व कुछ ऐसे बन रहा होगा तो क्या हम W जो ये एरिया है, ये जो एरिया होगा इसको हम हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा लिख सकते हैं। तो फिर उस केस में हम इस एरिया को हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा लिख ही नहीं सकते। अगर हम लिख नहीं पाएंगे तो फिर यहाँ से अगर आप स्ट्रेन एनर्जी की फार्मूला निकालोगे कि U इक्वल टू हाफ इंटू पी इंटू डेल्टा, और अगर आप डेल्टा की वैल्यू WL/2AE ड्यू टू सेल्फ लोड अगर आप पुट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आता है W²L/4AE, जो कि गलत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसी के लिए तो हम इंटीग्रेशन करते हैं किसका, PX dx/AE। वहाँ पे PX की वैल्यू पुट करो किसके टर्म में, X के टर्म में, फिर वहाँ से आप इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालो। फिर आप निकालो डिफॉर्मेशन निकालना तो डिफॉर्मेशन निकाल लो। अगर आपसे स्ट्रेन एनर्जी पूछा जाए तो स्ट्रेन एनर्जी बता दो। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आया। अब आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो सर देखो, आपसे इसी स्ट्रेन एनर्जी या फिर डिफॉर्मेशन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्यू टू सेल्फ लोड। तो पहला ही क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे क्या मेंशन है, आपको मेंशन है यहाँ पे यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ A एंड मटेरियल डेंसिटी गामा, सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड एक्सियल इलोंगेशन ऑफ द बार। तो कुछ ऐसा केस बन रहा होगा। ठीक है, ये आपको गामा पता है, ए पता है, एल पता है। तो आप इसकी वजह से क्या बता दो ना, डिफॉर्मेशन बताना, सिंपल सा बात है। डिफॉर्मेशन डेल्टा कितना होता है गामा के टर्म में, गामा L²/2E। अब गामा क्या होता है, गामा होता है क्या, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट। और स्पेसिफिक वेट की वैल्यू कितना, डेंसिटी के टर्म में क्या होता है, रो इंटू जी। स्पेसिफिक वेट होता है, स्पेसिफिक वेट की वैल्यू होता है डेंसिटी के टर्म में रो इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, गामा की जगह पुट कर दो रो इंटू जी, तो क्या हो जाएगा, रो जी L²/2E। तो ये डेल्टा निकल जाएगा रो जी L²/2E। तो बिल्कुल सही बात है, देख लेना कौन सा ऑप्शन है। तो रो जी L²/2E किसमें, रो जी L²/2E, ये पार्ट में गया पहला ऑप्शन, ये रो जी L/2E। ठीक है, अब जितने फार्मूले हमने अभी देखा है उन सारे पे आपके पास क्वेश्चन है, उन सारे फार्मूलेज पे आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, चेक करना अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रेन एनर्जी इन सिलेंड्रिकल बार ड्यू टू सेल्फ लोड। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द बार। कुछ नहीं देना है, बस रिलेशन चेक कर लो क्या है। ठीक है, तो सेल्फ किसकी वजह से स्ट्रेन एनर्जी बताना, किसमें, सिलेंड्रिकल बार में, किसकी वजह से, सेल्फ लोड की वजह से। तो ये पता है आपको कितना होता है स्ट्रेन एनर्जी, कितना होता है स्ट्रेन एनर्जी होता है आपके पास कितना, गामा स्क्वायर AL3/6E। अभी हमने ये पीछे डिस्कस किया है। इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इसके मतलब स्ट्रेन एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया किसके, गामा स्क्वायर के A के L³ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/E के। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही है।
सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ द बार। तो क्या ये एरिया ऑफ बार के इंडिपेंडेंट है? दूसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द लेंथ, बिल्कुल सही बात है, लेंथ के क्यूब पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल मॉडुलस, बिल्कुल सही बात है। और तीसरा ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो वेट डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो पहला बात तो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, गलत बात है, एरिया पर डिपेंड कर रहा है स्ट्रेन एनर्जी। डिफॉर्मेशन एरिया पर डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेन एनर्जी एरिया पर डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? लीनियरली है, ए के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया, और दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया, चौथा सही हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया? 2, 3 और 4। तो आपका आंसर हो गया इसका सी पार्ट। तो इन फार्मूलों पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इन फार्मूला, और सारे ही फार्मूले इंपॉर्टेंट है, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। सेम चीज आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड इन कोनिकल बार। इस बार कोनिकल बार में आपको बताना है कि स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी ड्यू टू सेल्फ लोड। तो हमने बताया था सर कोनिकल बार में कितना होता है स्ट्रेन एनर्जी, दो फॉर्मूला बताया था, एक तो गामा के टर्म में गामा ए स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 90 और दूसरा क्या था डब्ल्यू के टर्म में, ये तो सबसे आसान था, डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन कोनिकल बार में 10, 2, 6, 10, तो 10 किस में? कोनिकल बार के केस में 10 ए। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बता दो, देखो किसके टर्म में, ये रोजी के टर्म में। तो आपको पता है कि गामा का वैल्यू रोजी के टर्म में कितना आता है? गामा होता है रो इंटू जी, पुट कर दो रो इंटू जी, कितना जाएगा? रोजी स्क्वायर ए एल क्यूब अपॉन 90, तो रोजी स्क्वायर ए एल क्यूब अपॉन 90 बी पार्ट। तो सिंपल इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको फार्मूला याद है तब तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप उस फार्मूले को डिराइव कर पाओ। तो आपको फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है? अ प्रिज्मेटिक बार अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम द सेलिंग ऑफ रूफ, ठीक है। इफ ऑल डायमेंशन ऑफ द बार आर डबल देन द टोटल इलोंगेशन प्रोड्यूस बाय इट्स ओन वेट, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि सर एक प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, उसको सीलिंग से फ्रीली सस्पेंड करके रखे हुए हैं। आपसे ये बोला जा रहा है कि उसके सारे डायमेंशन को डबल कर दिए, क्या कर दिया? सारे डायमेंशन को डबल कर दिए। तो आप ये बता दो कि सेल्फ लोड की वजह से जो इलांगेशन या जो डिफॉर्मेशन निकल के आता है वो कितने से चेंज हो जाएगा। तो हम एक चीज़ सिंपल से वापस वही फार्मूला, कुछ नहीं करना, अगर आपको फार्मूला रटा हुआ है तो काम बन गया कि सर डेल्टा कितना होता है? डेल्टा होता है किसमें? प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर का सेक्शन है, अगर रेक्टेंगुलर का सेक्शन है तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है। अगर हम सारे डायमेंशन को क्या करें? सारे डायमेंशन को डबल कर दे रहे हैं, सारे डायमेंशन को क्या कर दे रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एल कितना हो जाएगा? एल डैश कितना हो जाएगा? ये भी डबल हो जाएगा। बी डैश कितना हो जाएगा? ये भी डबल हो जाएगा। और डी डैश कितना हो जाएगा? ये भी डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे तो बी और डी पे डिपेंड कर नहीं रहा डेल्टा बी और डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब लेंथ कितने टाइम हो जाएगा? लेंथ अगर 2 टाइम्स हुआ तो डेल्टा कितना टाइम्स हो जाएगा? डेल्टा डैश कितना हो जाएगा? गामा इंटू 12 स्क्वायर अपॉन 2e 4 इंटू डेल्टा। तो जो डेल्टा डैश होगा वो कितना टाइम्स होगा? ये डेल्टा डैश हो जाएगा 4 टाइम्स। सिंपल सा बात है कि सर डेल्टा के वैल्यू ड्यू टू सेल्फ लोड किस पे डिपेंड करता है? केवल और केवल लेंथ पे डिपेंड करता है। और अगर लेंथ पे डिपेंड करता है तो अगर ऑल डायमेंशन, सारे डायमेंशन को आपने डबल कर दिया, मतलब लेंथ को भी डबल कर दिया, और जब लेंथ को डबल कर दिया तो जो डिफॉर्मेशन निकल के आएगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा ड्यू टू ओन वेट? 4 टाइम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक करना, अगला क्वेश्चन क्या था? सेम सवाल है, देखना क्या है। इफ ऑल डायमेंशंस ऑफ प्रिज्मेटिक बार बी इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ k:1, इस बार क्या बोला जा रहा है? सारे डायमेंशन को k:1 के रेशियो में इंक्रीज कर रहे हैं। अब पूछा क्या जा रहा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बार ड्यू टू इट्स वेट विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है इस बार कि सर आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, आपके पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये बता दो कि ड्यू टू सेल्फ लोड की वजह से स्ट्रेस कितना होता है, और वही स्ट्रेस क्या होगा जब हम उसको डबल कर दिए, किस चीज़ को? उसके सारे डायमेंशन क्या कर दे रहे हैं? डबल कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया सर स्ट्रेस। आप एक काम कर दो सर, मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगा? मैक्सिमम स्ट्रेस यहाँ पे आएगा।
मैक्सिमम स्ट्रेस इस टॉप एंड पे आएगा, क्योंकि जब सारा वेट आप देखोगे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट बता दो स्ट्रेस कितना होगा, आपसे ये पूछा जाए कि इस पॉइंट पे स्ट्रेस कितना होगा, तो सर इस वेट की वजह से स्ट्रेस आएगा इस पॉइंट पे, और ये वेट कितना हो जाएगा, ये वेट हो जाएगा कितना, गामा इंटू वी, और वी की जगह ए इंटू एक्स। ठीक है, अगर हम एक्स डिस्टेंस पे हम स्ट्रेस पूछें, सिंपल सी बात है, आप बता दो स्ट्रेस एट एक्स, स्ट्रेस एट एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेट उसके नीचे, इस पॉइंट के नीचे कितना वेट एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के नीचे कितना वेट एक्ट कर रहा है, इस वेट की वजह से इस पॉइंट पे स्ट्रेस आएगा, सिंपल। तो W एट एक्स के नीचे कितना वेट लग रहा है अपॉन ये एरिया बता दो, ये एरिया कितना, एरिया तो कांस्टेंट है अपॉन ए। ठीक है, एरिया तो कांस्टेंट अपॉन ए। अब W एक्सेस कितना हो जाएगा, W एक्सेस आपको कितना निकल जाएगा, सिंपल सा बात है, गामा कांस्टेंट है, गामा इंटू ए लेंथ, ए भी कांस्टेंट है तो गामा इंटू ए एक्स। तो यहाँ से सिग्मा एक्सेस कितना आ जाएगा, W की जगह कितना जाएगा, W की जगह पुट कर दो गामा ए एक्स अपॉन ए, तो ये निकल आ जाएगा गामा इंटू एक्स। तो सिग्मा एक्सेस कितना निकल जाएगा, गामा इंटू एक्स। सिंपल बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपके पास सिग्मा एक्स कितना है, गामा इंटू एक्स, किस पे, एट डिस्टेंस एक्स पे, फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे कितना निकल के आ रहा है, सिग्मा एक्स गामा इंटू एक्स। ठीक है, अब मैक्सिमम कहाँ से निकल के आएगा, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स मैक्सिमम कब होगी, जब ये कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा, जब एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे यहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो गामा इंटू एल। इसका मतलब ये हो गया कि स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है, स्ट्रेस कैसे वेरी कर रहा है आप ये चेक कर लो। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू निकल के आता है वो गामा इंटू एल निकल के आएगा। और जब मैक्सिमम वैल्यू गामा इंटू एल निकल के आएगा, इसका मतलब क्या आ गया कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, केवल एक ही डायमेंशन एल पे डिपेंड कर रहा है, किसके, बार के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम बार के लेंथ को k/1 के रेशियो में बढ़ा दें, अगर हम बार के लेंथ को k/1 के रेशियो में बढ़ा दें, इसका मतलब अगर जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो भी किस रेशियो में बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा k इंटू एक्स के रेशियो में। क्योंकि आपको सिग्मा एक्स कितना पता है, सिग्मा एक्स कितना हो गया यहाँ से आप देखोगे सिग्मा मैक्स प्रोपोर्शनल है किसके, बार के लेंथ के। अगर ये बार के लेंथ के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लेंथ k/1 के रेशियो में इंक्रीज कर रहा है तो जो मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू वो भी किस रेशियो में इंक्रीज करेगी, वो भी k इंटू एक्स के रेशियो में इंक्रीज करेगी। तो आंसर कौन सा हो गया, सो इसका आंसर हो गया लास्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो गया, इसका भी हो गया डी पार्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको उसी फार्मूले पे हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लो क्या बनेगा, सेम क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बार का जो डायमेंशन है उसको k/1 के रेशियो में इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो इस बार आपसे ये पूछा जा रहा है कि ड्यू टू सेल्फ लोड जो बार में डिफॉर्मेशन निकल के आएगा, जो बार में डिफॉर्मेशन निकल के आएगा वो किस रेशियो में चेंज हो जाएगा, जो डिफॉर्मेशन निकल के आएगा वो किस रेशियो से चेंज करेगा। आपसे सिंपल ये सवाल पूछा गया है। तो अब आप डिफॉर्मेशन वाला फार्मूला यूज कर लो। अब आपको डिफॉर्मेशन पता है कि सर डिफॉर्मेशन कितना होता है, आपको पता है कि सर डेल्टा कितना होता है, गामा L² अपॉन 2E। इसका मतलब डेल्टा प्रोपोर्शनल किसके, L² के। तो अगर हम लेंथ को k/1 के रेशियो में इंक्रीज करा रहे हैं तो डेल्टा किस रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा, डेल्टा इंक्रीज करेगा। अगर ये L इंक्रीज कर रहा है k/1 के रेशियो में, इसका मतलब डेल्टा इंक्रीज कर जाएगा किसके रेशियो में, k² इंटू 1 के रेशियो में। आंसर जाएगा सी पार्ट। और सेम कहानी यहाँ पे है कि आपसे तीसरे बार में पूछा जाएगा कि आप बता दो स्ट्रेन एनर्जी किस रेशियो से चेंज करेगा, स्ट्रेन एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला चेक कर लो। स्ट्रेन एनर्जी को पता है गामा² AL³ अपॉन कितना 6E। ठीक है, रेक्टेंगुलर बार दिया हुआ है। ठीक है, प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर बार होगा यहाँ पे, ये जो बार है वो रेक्टेंगुलर बार है। ठीक है, इवन आप रेक्टेंगुलर के अगर आपसे कोनिकल बार भी पूछा जाए तो भी सेम चेंज जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो भी प्रोपोर्शनल किसके होता है, AL³ के। तो यहाँ से इसका मतलब स्ट्रेन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, AL³। और अगर रेक्टेंगुलर बार होगा तो एक वैल्यू कितना होगा, B इंटू D इंटू L³। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर बार होगा तो स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, डेल्टा की वैल्यू
बी इंटू डी इंटू एल क्यूब। अगर सारे डायमेंशन को के इंटू 1 के रेशियो में इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे बी भी हो जाएगा के इंटू 1 के रेशियो में, डी भी और एल भी। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रेन एनर्जी में चेंज आएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा कितना, यहाँ पे बी में के इंटू 1 तो के यहाँ पे आएगा, के यहाँ पे के स्क्वायर, और एल क्यूब में भी के से इंक्रीज करेगा तो के इंटू एल टाइम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा के एल क्यूब, तो 2 पावर यहाँ पे 3 पावर यहाँ पे, तो स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा के की पावर 5, के की पावर 5 इंटू 1, तो के की पावर 5:1। ठीक है भाई, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, बी की भी वैल्यू चेंज होगी के इंटू 1 के रेशियो से, तो के इंटू बी और के इंटू डी और के इंटू एल। अब सबका पावर करोगे तो के की पावर कितना निकल के आएगी, के की पावर 5 निकल के आएगा, तो के की पावर 5 इंटू 1 इस रेशियो में चेंज कर जाएगा। ठीक है, आपसे इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है, क्योंकि यही इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू सेल्फ लोड में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसी में कुछ ना कुछ वो थोड़ा बहुत वेरिएशन करते रहेगा, नए क्वेश्चन बनाते रहेंगे वो। ठीक है, ये तो हो गया सेल्फ लोड की कहानी, सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन और स्ट्रेन एनर्जी की कहानी। अब अपने अगले क्वेश्चन बात है, सर अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि द बार हैविंग अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 700 mm² सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एट द पोजीशन इंडिकेटेड। आपसे एक्सियल लोड लग रहा है, उसका पोजीशन यहाँ पे गिवन है। द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इन सेगमेंट क्यू आर, आपसे क्यू आर सेगमेंट में क्या पूछा जा रहा है, स्ट्रेस की वैल्यू बता दो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखना एक बार, करना कैसे बस ये देख लो। सर क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, बस आपको ये पता होना चाहिए सर इसको अटेम्प्ट कैसे लेना है। आपके पास एक सबसे बेसिक तरीका है कि आप सारे ब्लॉक का अलग अलग क्या ड्रॉ करो, सारे ब्लॉक का अलग अलग बीडी ड्रॉ करो। पहला तरीका ये जो सबसे बेसिक तरीका है कि सब आप क्या करना सर, सारे ब्लॉक का अलग अलग बीडी ड्रॉ कर दो। किसका मतलब, पी क्यू ब्लॉक का अलग बीडी बनाओ, क्यू आर ब्लॉक का अलग बीडी बनाओ, और आर एस ब्लॉक का अलग बीडी बनाओ। अब आप क्यू आर ब्लॉक पे जितना लोड लग रहा हो उस लोड को इस क्यू आर ब्लॉक के एरिया से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। आपको क्यू आर ब्लॉक में क्या निकल जाएगा, स्ट्रेस निकल जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। सेम कहानी अगर डिफॉर्मेशन पूछा जाए, अभी तो आपसे स्ट्रेस पूछा गया था क्यू आर ब्लॉक में, अगर आपसे ये पूछा जाए सर क्यू आर ब्लॉक का डिफॉर्मेशन बता दो, तब क्या करोगे। सिंपल कहानी, सबसे बेसिक तरीका क्या, सबसे बेसिक तरीका ये कि आप तीनों का पी क्यू, क्यू आर और आर एस का अलग अलग बीडी बनाओ। उस अलग अलग बीडी की वजह से सारे ब्लॉक में अलग अलग आप डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो, सारे ब्लॉक में अलग अलग डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपसे इन सारे लोडिंग कंडीशन की वजह से पूरे ब्लॉक का नेट डिफॉर्मेशन पूछा जाए तो सबको ऐड कर दो, क्योंकि हमको पता है कि डिफॉर्मेशन के केस में हम क्या लगा सकते हैं, सुपरपोजिशन लगा सकते हैं। दूसरा केस, आपसे किसी एक सिंगल ब्लॉक में पूछा जाए तो अगर आपने बीडी ड्रॉ कर लिया है तो किसी भी ब्लॉक का पकड़ो, उस ब्लॉक का डिफॉर्मेशन बता दो, पी एल अपन ए। सिंपल, ये तो गया बेसिक मेथड। इतना टाइम आपके पास एग्जाम में है नहीं। हम क्या करेंगे सर, आपसे जिस ब्लॉक में, अगर किसी ब्लॉक में आपसे पूछा जाए स्ट्रेस या डिफॉर्मेशन, हम उस ब्लॉक के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उस ब्लॉक के बीच में हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा बात पकड़ लेंगे कि सर नेट फोर्स, बस इतना याद रखना है कि सर यहां से मैं बताऊं सर क्या करना है कि नेट फोर्स निकाल दो, और नेट फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम दिस लाइन। ठीक है, इसको मान लो पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव मान लो, और ये टेंशन देगा आपको, और टेंशन को हम क्या मान लेंगे, टेंशन को हम मान लेंगे पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा क्या होगा, नेट फोर्स एक्टिंग टूवर्ड दिस लाइन, इसको हम मान लेंगे कंप्रेसिव। ठीक है, और हम क्या करेंगे, टेंशन को हम मान के चलेंगे पॉजिटिव, और कंप्रेशन को मान के चलेंगे नेगेटिव। सिंपल बात। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि आपको किसी एक ब्लॉक में अगर डिफॉर्मेशन या स्ट्रेस पूछा जाएगा तो आप डायरेक्टली निकाल पाओगे। आपको एफबीडी बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एफबीडी नहीं बना हुआ तो क्या करोगे सर, एक लाइन ड्रॉ करो, जिस सेक्शन में आपसे स्ट्रेस या डिफॉर्मेशन पूछा जाए उस सेक्शन पर सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है,
अब क्या करो, उस लाइन के लेफ्ट या राइट कोई भी ले लो आप, चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, सिंपल सा बात है, चाहे लेफ्ट जाओ चाहे राइट जाओ, लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट कि सर आप ये देखो, या तो लेफ्ट से देख लो या तो राइट से देख लो कि नेट फोर्स जो निकल के आ रहा है उस इस लाइन के लेफ्ट में या इस लाइन के राइट में, जो भी नेट फोर्स का डायरेक्शन निकल के आ रहा है वो किधर निकल के आ रहा है, या तो वो टुवर्ड द लाइन निकल के आ रहा होगा, ये या तो वो अवे फ्रॉम द लाइन निकल के आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है, अगर आपने लाइन ड्रॉ किया उस लाइन से जो ये नेट फोर्स का डायरेक्शन है या तो वो क्या होगा, टुवर्ड द लाइन होगा या तो अवे फ्रॉम द लाइन होगा। और अगर ये अवे फ्रॉम द लाइन होगा, अगर ये लाइन से अवे नेट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द लाइन होगा, इसका मतलब क्या करेगा, वो जो भी सेगमेंट होगा उस सेगमेंट को लेंथ को बढ़ाना चाहेगा। अवे फ्रॉम द लाइन वाला जो फोर्स है वो क्या करेगा, वो क्या ट्राई करेगा, वो ट्राई करेगा जो आपका जो बार है उस बार के लेंथ को इंक्रीज कराएगा। अगर वो बार के लेंथ को इंक्रीज कराना चाहेगा, इसका मतलब वो कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। अगर वो टेंशन है तो टेंशन को अपने कैलकुलेशन हम पॉजिटिव लेके जाएंगे। अगर वो कंप्रेशन अगर टुवर्ड द लाइन है तो उसको हम कंप्रेशन कंसीडर करेंगे, और वो क्या होगा, वो निगेटिव इन नेचर होगा। तो इसका मतलब अगर आपसे QR बार में स्ट्रेस पूछा जाए तो आप इधर से चल लो या इधर से चल लो। तो अगर हम इधर से चलें तो देखो राइट साइड कितना लग रहा है 63, राइट साइड कितना लग रहा है 63, इस लाइन से इधर लेफ्ट साइड कितना लगा 30, राइट साइड 35 लग रहा है, लेफ्ट साइड कितना लग रहा है 63 लग रहा है। इसका मतलब जो नेट फोर्स आएगा इस लाइन के लेफ्ट में ये कितना आएगा 63 माइनस 35 का कर दो, माइनस कर दो। अब किधर का, इस डायरेक्शन का, लेफ्ट डायरेक्शन का। लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, अवे फ्रॉम द लाइन, लाइन से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब जो नेट फोर्स होगा कि नेट फोर्स कितना जाएगा 63 माइनस 35, ये कितना जाएगा 2 हो जाएगा 28, ये आ जाएगा आपका, ये किस में था, किलो न्यूटन में था, तो 28 किलो न्यूटन। तो नेट फोर्स जो निकल गया वो कितना निकल गया 63 माइनस 35। आप इधर से चल लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से चल लो। आप इधर से भी चलोगे तो 49 का राइट और 21 का लेफ्ट, तो 49 माइनस 21 28 किधर का, राइट का। राइट मतलब क्या, अवे फ्रॉम द लाइन, राइट का मतलब अवे फ्रॉम द लाइन। आप इधर से चल लो या इधर से चल लो, बस ये देखना है कि जो नेट फोर्स निकल के आ रहा है उसका जो डायरेक्शन निकल के आएगा वो किधर निकल के आएगा, अवे फ्रॉम द लाइन निकल के आएगा या टुवर्ड द लाइन निकल के आएगा। तो आप इधर से चल लो, 49 का राइट 21 का लेफ्ट, नेट का 28 का राइट निकल के आएगा, जो कि क्या होगा, अवे फ्रॉम द राइट होगा, अवे फ्रॉम द लाइन होगा। तो नेट फोर्स आ गया 28 किलो न्यूटन। आप स्ट्रेस बता दो, सिग्मा कितना हो जाएगा। इस बार में स्ट्रेस क्या करना है, इस बार में कितना लोड लग गया 28 किलो न्यूटन, 28 इंटू किलो न्यूटन में था 10³ न्यूटन हो गया। एरिया बता दो 700 mm स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट कर दो कितना हो जाएगा, 2 जाएगा, 2 तो कितना 40 कितना न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया। ठीक है, आपके पास ये फार्मूला निकल के आ गया, ये फार्मूला नहीं, ये वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए सर इसका लेंथ गिवन होता, मान लेते हैं इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, आपसे अगर इसमें लेंथ पूछा जाता, ये मान लेंथ L1 है, ये L2 है, ये L3 है, और E की वैल्यू गिवन होती, आपसे ये पूछा जाता सर QR लेंथ का, QR सेक्शन है, इस सेक्शन का डिफॉर्मेशन बता दो। क्या करते, डेल्टा इक्वल टू लगाते PL अपॉन A, डेल्टा कितना लगाते PL अपॉन A। वहां से क्या करते, इस QR सेगमेंट का सीधे आप यही काम करते, लाइन ड्रॉ करते, नेट फोर्स देखते, नेट फोर्स 28 अवे फ्रॉम द लाइन, नेट फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम दिस लाइन। टेंशन को पॉजिटिव लेके चेक करते हैं, अब पॉजिटिव लेके डेल्टा निकाल देते, वो क्या निकल गया था, वो क्या निकल गया था, इलॉन्गेशन निकल गया था किसमें, QR में, अगर पॉजिटिव आता तो। अगर निगेटिव आ रहा होगा तो क्या निकल गया था, कंप्रेशन निकल गया था उस सेक्शन में, उस सेक्शन में। तो आप सिंपल ये काम करो, लाइन ड्रॉ करना और इस तरीके से लेके चलना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप हर ब्लॉक का क्या ड्रॉ कर पाओ, हर ब्लॉक का आप BD ड्रॉ कर पाओ, ये पॉसिबल नहीं एग्जाम में करना। तो सिंपल ये आपको फॉलो करना है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम ये चर्चा करेंगे इसमें कैसे करना है, यहाँ पे भी ट्रिक लगेगा। एक तो यहाँ पे भी बेसिक फंडा, आप क्या करो, डिफॉर्मेशन निकालो और उस डिफॉर्मेशन को डेल्टा को 0 कराओ, वहाँ से आपको निकालना होगा क्या, AB और BC सेक्शन में कितना लोड शेयर हो रहा है, उसका रेशियो बताना है, जो भी बताना है। या तो आप इसके डेल्टा को 0 कराओ, या तो मैं कल एक और तरीका बताऊंगा सर, एग्जाम हॉल में कैसे करोगे, डायरेक्ट कैसे कर पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, आज तो टाइम नहीं बचा, बट ठीक है, अगले क्लास में मैं इसी को देखेंगे। तो आपके पास
डिफॉर्मेशन पे कितने क्वेश्चन बच गए। तो नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम ये जितने भी क्वेश्चन बच गए डिफॉर्मेशन के, तो ये बच गए आपके पास कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन बच गए डिफॉर्मेशन के। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिफॉर्मेशन के 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके आगे हम बात करेंगे किसका, थर्मल स्ट्रेसेस की बात करेंगे। तो कल के क्लास में हम थर्मल स्ट्रेसेस की बात करेंगे और ये जो 5 क्वेश्चन डिफॉर्मेशन के बचे इसकी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। बाकी आप ये देख लो, ये चीज़ आपके पास प्रैक्टिस मार्क पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। अब आपका एग्जाम बहुत पास है तो आपको प्रैक्टिस की, अब देखो क्या है कि सर पढ़ने, केवल पढ़ने, अगर आपको लगता है कि सर केवल पढ़ने से रिजल्ट हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं आज के डेट में। जो कंपटीशन आप देख रहे हो, इस कंपटीशन में आप केवल सोचोगे सर मैं कॉपी पढ़ के जाऊंगा अपना और एग्जाम में क्वेश्चन सही करके आ जाऊंगा, तो अब ये पॉसिबल तो कोई ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत हाई है। अगर कंपटीशन बहुत हाई है सर, आपको सारे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से करके जानी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो भी एग्जाम हो, हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का तरीका अलग है। अगर आप जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर वैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से नहीं करके जाओगे तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना, अब ये देख लो कट ऑफ पहले की तरह कट ऑफ नहीं जा रहा है कि सर एसएससी जेईई में 90-95 नंबर कट ऑफ चला गया। अब कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं। अगर कट ऑफ बहुत हाई जा रहे हैं तो केवल कॉपी पढ़ के जाने से एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और प्रैक्टिस भी उसी क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग है। ठीक है, तो आप जाओ सर, अब टेस्ट, अब आपका सबसे सही, अब देखो एग्जाम डेट भी आने शुरू हो चुके हैं। झारखंड जेईई का डेट आ चुका है, 2 सितंबर है। अब 2 सितंबर है तो अब आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। अब सिंपल क्या करना, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, और उसके मॉक देना स्टार्ट करो। सब्जेक्ट वाइज से काम नहीं चलेगा। आप सब्जेक्ट वाइज दे रहे हो, टॉपिक वाइज दे रहे हो, आप चैप्टर क्वेश्चन पढ़ें, कॉपी खोले, थ्योरी रिवाइज कर लिए, अब सब कुछ रटा हुआ है, आपको जाके टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए, उससे काम नहीं चलेगा। अब आपको बिल्कुल एग्जाम में जो पैटर्न आ रहा है आपको पूरा मॉक देना पड़ेगा। इसी के लिए प्रैक्टिस मॉक ने क्या किया, आपके लिए मॉक, आपके लिए सबसे बेहतरीन वेल डिजाइन, जैसा आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है वैसा ही मॉक यहाँ पे डिजाइन किया गया। आप जाओ उसको परचेज करो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, और अपने प्रिपरेशन को और इन्हांस करो। सिंपल बात। थैंक यू एवरीवन।